अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉलिड के चैप्टर से रिलेटेड है, जो सॉलिड स्टेट है हमारे पास। तो जब हम सॉलिड के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हम ज़्यादातर इसके एक हमारे पास सॉलिड दो फॉर्म्स में होता है। एक हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है और एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। तो जो हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे होते हैं वो ज़्यादातर हम क्रिस्टलाइन के पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास का जो है ना वो प्रॉपर कोई अरेंजमेंट नहीं होती है। क्रिस्टल में अरेंजमेंट होती है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसी पे ही लाज और वो आई हुई है। तो हम यहाँ से क्रिस्टल से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस हमारे पास क्या होता है। अब हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस है। तो क्रिस्टल लैटिस एक क्रिस्टल जो होता है, जब हमारे पास वो क्रिस्टल एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने होते हैं। वो पार्टिकल हमारे पास एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूल, डिपेंड ऑन द सॉलिड सब्सटेंस, जो कौन सा सॉलिड सब्सटेंस है हमारे पास ये। और यही जो हमारे पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स स्पेस में 3 डायमेंशन में अगेन और अगेन रिपीट हो रहे होते हैं एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में, तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टल। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एक क्रिस्टल लैटिस है उसमें हमारे पास जो पोजीशन है पार्टिकल्स की, वो जो स्पेस में अरेंज हुई होती है वो सिर्फ यहाँ पे एक सेंटर है पार्टिकल्स का। ये हमें एक्सरसाइज नहीं बता रहा है। एक सिंपल लैटिस जो होता है वो सिर्फ हमें पॉइंट्स बताते हैं कि यहाँ यहाँ स्पेसेस है, यहाँ यहाँ एटम्स अटैच हो सकते हैं। ठीक है, वो हमारे पास एक्चुअल सब्सटेंस नहीं होता, ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है क्रिस्टल लैटिस की। जो अगर हम अब अगर सब्सटेंस आ जाए, जैसे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड आ जाए, उसका क्रिस्टल आ जाए, तो फिर हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना सोडियम है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये। इसी तरह हमारे पास जो ओवरऑल अरेंजमेंट है पार्टिकल की एक क्रिस्टल में, उसको हम क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस या सिंपल लैटिस कहते हैं। और जो पोजीशन हमारे पास ऑक्युपाइड हुई है एक क्रिस्टल लैटिस में, उसको हम लैटिस साइड्स और लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्चुअली ना हमारे पास जो स्पेस लैटिस होता है, कि अब हमने क्या कहा कि पॉइंट्स, फिलहाल हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, जो कि पॉइंट्स एक पोजीशन बता रहा होता है। एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसकी सिर्फ पोजीशन बता रहा होता है ये पॉइंट्स। और यही पॉइंट्स जब हमारे पास स्पेस में 3 डायमेंशन में अरेंज हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं स्पेस लैटिस। अंदर से ये खाली खोखला होता है, जस्ट हमारे पास जो है ना पॉइंट्स, और वो बता रहे होते हैं कि यहाँ यहाँ एटम्स आ सकते हैं। और ये जो पॉइंट्स है ये इक्वल इंटरवल पे होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि क्रिस्टल जो होता है उसको स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है और उसका स्पेसिफिक एंगल, लेंथ और ये सब कुछ होता है। तो ये जो है ना रेगुलर इंटरवल पे होते हैं। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हर पॉइंट जो है ना वो आइडेंटिकल होगा। स्पेस लैटिस में जो हर पॉइंट है वो आइडेंटिकल होगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिट सेल। हमने पहले क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ा। क्रिस्टल लैटिस जो है ना वो एक फुल हमारे पास एक क्रिस्टल के बारे में बता रहा होता है, जैसे कि फुल एक दीवार है। अब वो दीवार बनी हुई है ईंटों से, तो जो ईंट है हमारे पास वो एक, उसकी एग्जांपल किसकी एग्जांपल है वो ईंट, यूनिट सेल की। जो यूनिट सेल जो है वो हमारे पास सबसे छोटा ज्योमेट्रिकल पोर्शन है क्रिस्टल का, जो कि बार बार रिपीट होता है हमारे पास। जैसे कि ईंट पे ईंट रखी जाती है, दीवार बनती है, इसी तरह हमारे पास जब यूनिट सेल रिपीट हो रहे होते हैं तो हमारे पास एक क्रिस्टल बन रहा होता है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे पास, ये यूनिट सेल। और ये जो है ना ये स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल श्रिंक, और ये हमारे पास जो है ना क्रिस्टल में पूरा का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। और इसके जो करेक्टरिस्टिक है वही हमारे पास जो है ना क्रिस्टल के भी करेक्टरिस्टिक्स हैं। और इसी का ही हमारे पास स्पेसिफिक एंगल होगा, जब हम यूनिट सेल यहाँ पे शो किया गया है। इसका स्पेसिफिक एंगल्स है अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास स्पेसिफिक लेंथ है, जिसको हम कहते हैं यूनिट सेल लेंथ। अब जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे है उस लेंथ को हमने ए नाम दिया हुआ है, जो वाई एक्सिस पे है उसको बी नाम दिया हुआ है, जो जेड एक्सिस पे है उसको सी नाम दिया गया है। और ये जो है हमारे पास इक्वल ही होगा, हर उसका ना सब्सटेंस का ये करेक्टरिस्टिक होगा।
उसी के सब्सटेंस पे ही डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितना एंगल होगा, कितना लेंथ होगा, और ये हर जो है ना सब्सटेंस का अपना होगा। ठीक है, अब हमारे पास है ब्रैग क्रिस्टल एनालिसिस। क्रिस्टल लेटेस यूनिट सेल के बाद हम पढ़ेंगे ब्रैग क्रिस्टल एनालिसिस का मेथड। जो हमारे पास एक क्रिस्टल होता है उसका हमारे पास कैसे उसका स्ट्रक्चर और वो जो है हम कैसे पढ़ रहे होते हैं वो ब्रैग के मेथड से पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास क्या कहता है कि ये उस विलियम ब्रैग ने और उसके बेटे ने दिया हुआ था, एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी हुई थी टू डिटरमाइन द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस फ्रॉम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है क्रिस्टल में वो हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं कि एक्स रेज जो है वो स्ट्राइक करते हैं क्रिस्टल पे। जो एक्स रेज जो है हमारे पास डायफ्रेक्टेड फ्रॉम द एटम क्रिस्टल प्लेन्स ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एक्स रेज जो हम डायफ्रेक्ट कर रहे हैं एटम्स पे वो हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। दूसरा पोस्टुलेट ये क्या है कि हमारे पास जो टू रेज हैं जो कि रिफ्लेक्ट हो रही हैं स्ट्राइक करने के बाद जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो तभी फेज में होंगी, तभी हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी जब उसका एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, दोनों वेव्स के दरमियान एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा। अब ब्रैग क्रिस्टल एनालिसिस में हमारे पास क्या होता है कि ब्रैग जो है वो क्रिस्टल को एज अ रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग ट्रीट करता है रादर देन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास मोनोक्रोमेटिक एक्स रेज जो है वो एक क्रिस्टल पे हम स्ट्राइक करेंगे वो उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी। क्रिस्टल हमारे पास किससे बना हुआ है, एटम्स से बना हुआ है, तो वो एटम्स पे जब स्ट्राइक होगी हमारे पास वो रिफ्लेक्ट होगी, और जब वो रिफ्लेक्ट होगी सक्सेसिव हमारे पास लेयर्स से हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और वो उस केस में होगा जब हमारे पास जो वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हो रही है उनका लेमडा जो है वो इंटीग्रल वो मल्टीपल ऑफ लेमडा होगा, तब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाएगी। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे पास एक क्रिस्टल है जिसमें डिफरेंट लेयर्स है। एक लेयर जो फर्स्ट लेयर है वो है ए टू ए प्राइम है, सेकेंड लेयर है बी टू बी प्राइम है, और थर्ड लेयर सी टू सी प्राइम है। अब हमारे पास जो वेव्स आ रही हैं वो इन लेयर से स्ट्राइक होंगी। फर्स्ट वेव आ रही है वो हमारे पास ए के लेयर से स्ट्राइक हो रही है, दूसरी वेव जो है ना वो बी के लेयर से स्ट्राइक हो रही है। अब जो हमारे पास ये रिफ्लेक्शन के बाद जो हमारे पास वेव्स आएंगी वो हमारे पास क्या करेंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। वो उस केस में करेंगी जब हमारे पास वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे पास नेक्स्ट पेज में डायग्राम दिया गया है। अब यहाँ पे हमारे पास डायग्राम गिवन है। एक सरफेस है हमारे पास ए और ए प्राइम, यहाँ से पर हमारे पास P जो है वो इंसिडेंट वेव है, Q जो है वो स्ट्राइकिंग पॉइंट है, R जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई है वेव। ठीक है, फिर दूसरी वेव है हमारे पास जो B वाले सरफेस से जो स्ट्राइक हो रही है प्लेन से, तो वो P प्राइम है जो कि इंसिडेंट हो रही है, Q प्राइम जो है वो हमारे पास इंसिडेंट है स्ट्राइकिंग पॉइंट है, और वहाँ से R प्राइम जो है वो हमारे पास रिफ्लेक्ट हो गई है। अब वो हमारे कह रहा है कि ये जो है वेव जो रिफ्लेक्ट हुई है वो तभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा to get however the parts of the reflected wave QR and MR must be in phase to get constructive interference। यहाँ पे जो हमारे पास QR है और MR है ये हमारे पास ज़रूरी है कि ये एक ही फेज में हो, और जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो P प्राइम Q प्राइम R प्राइम ने कवर किया है वो हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होना चाहिए एक्स रेज का। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास सरफेस ए और सरफेस बी से जो वेव्स वो निकल रही है इंसिडेंट के बाद जो रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे बीच में हमारे पास ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन से ट्रायंगल है, एक हमारे पास है एल क्यू क्यू प्राइम, दूसरा हमारे पास है एम क्यू और क्यू प्राइम। अब जो ब्रैग का जो सेकंड पोस्टुलेट था उसमें हमने कहा था ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी होगा जब हमारे पास ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है, जो पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होना चाहिए हमारे पास।
तो मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे, एल क्यू प्राइम प्लस क्यू प्राइम एम जो है वो हमारे पास होगा एन लेमडा के बराबर। एन जो है वो हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब वहाँ पे डायग्राम में हमने दो जो है कहा था कि दो ट्रायंगल्स हमने बनाए हुए थे, एक एल क्यू क्यू प्राइम। अब वहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो क्यू और क्यू प्राइम है ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज, और एल और क्यू जो है ये हमारे पास है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास साइन थीटा होता है। हम परपेंडिकुलर को ही रखेंगे और हाइपोटेन्यूज को साइन थीटा की साइड पे ले जाएंगे। और हमने कहा था कि क्यू और क्यू प्राइम क्या है, वो डिस्टेंस है जो कि सरफेस ए और सरफेस बी से जो वेवलेंथ आ रही है उसके दरमियान जितना का डिस्टेंस जो है एक्स्ट्रा डिस्टेंस, वो डी से हमने डिनोट किया है, तो वो आ जाएगा डी साइन थीटा। सिमिलरली हमारे पास दूसरा ट्रायंगल था, वो एम क्यू क्यू प्राइम था। उसको जब हम लेंगे तो हमारे पास अगेन वही वाला केस आएगा, क्यू क्यू प्राइम जो है वो हमारे पास डी के बराबर है, तो वो डी उस तरफ चला जाएगा, हमारे पास क्यू प्राइम एम डी साइन थीटा आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हो जाएगा एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। और ये इक्वेशन 4 जो है ये ब्रेग इक्वेशन विच रिलेट्स विद द वेवलेंथ। ये वेवलेंथ से रिलेटेड है। ऑर्डर ऑफ द रिफ्लेक्शन इन इंटरप्लेनर डिस्टेंस d एंड द एंगल ऑफ मैक्सिमम रिफ्लेक्शन है हमारे पास। अब हमने इस इक्वेशन 4 से क्या अखज़ किया कि हमारे पास अगर एक्स रेज का वेवलेंथ हमें पता हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हमें पता हो, तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो है, जो डिस्टेंस है हमारे पास, वो वाला वेव जो कि हमारे पास प्लेन ए से गुजरा है, दूसरा प्लेन बी से जो गुजरा है, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस तो होगा ना। तो वो डिस्टेंस जो है हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास इंसिडेंट थीटा पता हो और एक्स रेज का वेवलेंथ भी हमें पता हो। तो ब्रैग इक्वेशंस जो है वो उससे वेवलेंथ से रिलेटेड है, और हमें कहता है कि वो कब तभी इंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देता है जब वो रिफ्लेक्शन के बाद, जब हमारे पास वो डिस्टेंस जो है दो वेव्स के दरमियान वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा। और ये जो है हमारे पास इंटरप्लानर स्पेसिंग डी जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट सेल डायमेंशन, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है कि लेंथ हमारे पास क्या है, इस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। और ना ही मूलर इंडिसेस ऑफ द स्पेसिस और प्लेन्स उस पर भी डिपेंड नहीं करता है।